Hello, welcome class, welcome to the new topic impact of globalization on agriculture। बट उसके पहले प्राची वर्मा का एक क्वेश्चन था कल को लेके कि जीडीपी वाले में शुरुआत में इट इज़ सेइंग दैट स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक जीडीपी इज़ डिक्लाइनिंग, इन द लास्ट पैराग्राफ जीडीपी इज़ इंक्रीजिंग। तो शुरुआत में घट रहा है, लास्ट में बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। इसका मतलब उनको नहीं समझ में आया, वो कंफ्यूज है। टेबल पे ही आ जाता है भाई। उसने सबसे पहले बताया कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन किस में काम करती है, एग्रीकल्चर में। इसका मतलब कि 50% से लेस पॉपुलेशन इन दोनों में काम करती होगी, सीधी सी बात है। जो स्टार्टिंग में वो बता रहा है एग्रीकल्चर का जीडीपी घट रहा है, जो जीडीपी घट रहा है वो किसका घट रहा है, एग्रीकल्चर का। और एंड में अगर वो कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि जीडीपी बढ़ रहा है, वो बता रहा है कि ओवरऑल जीडीपी तो बढ़ रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एग्रीकल्चर घट रहा है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में काम करती है, एग्रीकल्चर में। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा जो आप जानना चाह रहे हैं। टेबल को लेके इतना परेशान क्यों होना है? बस देखिए, वो बता रहा है कि हमारे यहाँ पे, आपने पिछले उसमें पढ़ा भी था कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, सर्विस बढ़ रही है, बट एग्रीकल्चर घट रहा है। तो सीधी सी बात है, भारत के अंदर आप खुद ही बताते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर। तो जब एग्रीकल्चर घटेगा तो भाई इतने बड़े संख्या में लोग जो हैं बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे? तो सीधी सी बात, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। चलिए चलते हैं न्यू टॉपिक में, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। Globalization is not a new phenomena. It was there in the time of colonization. In the 19th century, when European traders came to India, at that time too, Indian spices were exported to different countries of the world, and the farmers of the South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important items of export from India. तो बस देखिए, ग्लोबलाइजेशन जो है वो शुरुआत से होता आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। कॉलोनाइजेशन मतलब जब ब्रिटिशर्स पीरियड था तब से हो रहा है। हमको पता है ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। प्राइमरी उनका जो था वो किसका ट्रेड करते थे, स्पाइसेस का, है ना। और भी कई सारी कम्युनिटीज़ का ट्रेड स्टार्टिंग से हो रहा था। ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है, ग्लोबलाइजेशन बहुत पुरानी चीज़ है। और क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे साउथ से, तो साउथ में उन्होंने फार्मर्स को इनकरेज किया था कि वो ये सारी क्रॉप उगाएं जिसका वो व्यापार करते। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट्स ऑफ द इंडिया अट्रैक्ट्स द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वही हमने पढ़ाई है कि मैनचेस्टर और वेल्स जो है ब्रिटेन में, वहाँ पे कपड़ा बनता था और कपड़े के लिए कॉटन चाहिए था। तो यहाँ पे जो कॉटन्स की बेल्ट थी, जहाँ पे कॉटन उगाया जाता था, ब्लैक सॉइल चाहिए। तो इंडिया के अंदर आपने देखा ये प्लेट्यू जोन इतना बड़ा है, तो कॉटन यहाँ पे अच्छा खासा उगाया जाता था। तो सीधी सी बात है, उसको कॉटन ने यहाँ पे, कॉटन सीड्स ने यहाँ पे ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट करा, जिससे वो कॉटन को वहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे और उससे कपड़ा बनाते थे और उसी कपड़े को पूरी दुनिया में बेचते थे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर, लिवरपूल फ्लरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो जो वहाँ की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो इसीलिए फ्लरिश कर रही थी, बढ़ रही थी, फ़ायदा कमा रही थी, क्योंकि भारत के अंदर कॉटन की कोई कमी नहीं थी और अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिल रहा था उनको, जिससे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बन रहा था। यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। तो चंपारण मूवमेंट पढ़ा है ना। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज द फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज द नेसेसिटी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन। भाई आपने इंडिगो मूवमेंट पढ़ा है ना, बंगाल में कैसे इंडिगो रिबिलियन हुआ था, फिर चंपारण मूवमेंट हुआ था बिहार में इंडिगो के लिए। तो इंडिगो मतलब नील की खेती, और नील किस लिए चाहिए था? कपड़े को डाई करने के लिए, कॉटन टेक्सटाइल को डाई करने के लिए। तो इसका मतलब कि इतना कपड़ा वो प्रोड्यूस कर रहे थे कि उनको इतने बड़े लेवल पे नील की ज़रूरत पड़ रही थी, इंडिगो की ज़रूरत पड़ रही थी। These were unable to grow food grains to sustain their family। और वहाँ पे इसलिए मूवमेंट चल रहे थे, चाहे वो बिहार चाहे वो बंगाल था, क्योंकि किसानों को कहते थे कि मतलब अनाज छोड़ के ये सब उगाओ, है ना, कमर्शियल क्रॉप उगाओ। और जब अनाज नहीं उगाएंगे तो सस्टेन कैसे, जिंदा कैसे बचेंगे, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे किसान जो है वो इसका विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि अच्छी ज़मीन पे तो वो इंडिगो उगाने को कह रहे थे। अंडर द ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990s, फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू अ न्यू चैलेंजेस। हमने पहले ही पढ़ा है कि 1990 से पहले इंडिया ने जो है वो सस्टेनेबल और सस्टेबल गवर्नेंस हो गई या मार्केट हो गई या ऑक्यूपेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसको करने की कोशिश करी। कहने का मतलब कि भारत ने 1990 से किसी भी तरीके की कोई भी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ नहीं बनाई या बाहर के लोगों को इंडिया में आके ट्रेड करने को मौका नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद ऑलरेडी इकोनॉमिकली बहुत वीक थे, रिसोर्सेज से बहुत वीक थे। हमारे पास सोर्सेज होते
रिसोर्सेस होते हैं, हमने उनको डेवलप नहीं करा था। तो स्टार्टिंग से ही जो है यहाँ की गवर्नमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा कि पहले यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली डेवलप करो। जब हम लोग खुद इकोनॉमिकली डेवलप कर जाएंगे तो सीधी सी बात है हम कंपटीशन में आने के लिए तैयार हो जाएंगे और बाहर के देशों को हम भारत में बुला सकते हैं व्यापार के लिए। तो 1990s के बाद ऐसा हुआ था कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बने थे। तो वही बता रहा है अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990s। तो 1990s के बाद जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ भारत के अंदर, उसके पहले भारत के अंदर बस उतना ही सामान मंगाया जाता था जितना जो भारत में नहीं होता था। हम लोग की जो हमारी ज़रूरत थी और जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता था वो तो बाहर से मंगाया जाता था, पर जो हम लोग प्रोड्यूस करते थे उसका ट्रेड हम लोग बाहर के देशों से नहीं करते थे। डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस, आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू compete with the डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द हाई सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज, है ना। तो हमारे यहाँ पे भला इतनी सारी चीज़ें होती थी, हम लोग जो है ये कॉटन प्रोड्यूस करते थे, राइस प्रोड्यूस करते थे, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, इतने सारे एग्रीकल्चर और भी कई सारे हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे। बट हम लोग बाहर के देशों के साथ कॉम्पीट मतलब कॉम्पिटिशन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उन देशों में एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाती थी। कल हम लोग बात कर रहे थे सब्सिडीज़ क्या होता है ना, गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड या हेल्प जो मिलती है। तो उन देशों में गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियली हेल्प करती थी अपने फार्मर्स को, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आता था, जिसकी वजह से वो चीज़ें सस्ती बेच सकते थे। हमारे यहाँ पे ये फाइनेंशियल हेल्प या गवर्नमेंट से कोई भी ये सब्सिडीज़ जो है वो उल्टा कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत महंगे थे और हम लोग बाहर के देशों के साथ इन प्रोडक्ट्स पे कम्पीट नहीं कर सकते थे। भला हम हाई क्वालिटी का और सारी चीज़ें यहाँ पे उगा रहे थे। तो टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट क्रॉस रोड्स मतलब चौराहे पे। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो अब ऐसे चौराहे पे पहुँच गया है जहाँ पे वो सक्सेसफुल भी हो सकता है और कमज़ोर भी हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हमको एग्रीकल्चर को टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल बनाना है या प्रॉफिटेबल फायदेमंद बनाना है तो प्रॉपर थ्रस्ट मतलब जोर देना पड़ेगा किन की कंडीशंस में, जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स है। जब तक हम इन छोटे किसानों को मदद नहीं करेंगे तब तक एग्रीकल्चर फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या इन्हीं की है ना। लार्ज फार्मर्स की संख्या बहुत कम है, स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो फार्मिंग ही खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर जो है वो सक्सेसफुल नहीं बनेगा। बट टुडे इट्स अंडर controversies. It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers, vanishing biodiversity. The key words today is gene revolution, which includes genetic engineering. भाई देखिए, जो मॉडर्न फार्मिंग थी और जो आपकी प्रिमिटिव फार्मिंग थी, ओल्ड फार्मिंग मेथड था, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि मॉडर्न फार्मिंग का प्राइमरी टारगेट जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाना है ना, ताकि जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है प्रोडक्ट, चाहे वो राइस है, चाहे वो वीट है, चाहे वो कॉटन है, कोई भी जो फाइनल प्रोडक्ट है, बस उसको कैसे बढ़ाएं, उसके लिए वो हाई डोज ऑफ इंसेक्टिसाइड पर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, इसका बहुत ज़्यादा डोज देता है। HYV सीड्स जिसमें हाई इरिगेशन चाहिए। तो हमारा जो इसीलिए ये जो मॉडर्न फार्मिंग है ये कई सारी कंट्रोवर्सी से भी घिरा रहा। भला इसका फ़ायदा हुआ बट इससे कई सारे नुकसान भी थे। इट हैज़ बीन एलिज्ड मतलब इस पे आरोप लगे हैं क्या, दैट इट हैज़ कॉज लैंड डिग्रेडेशन। इसकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड कर गई है, क्योंकि इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है हर साल। इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और केमिकल यूज़ करेंगे, क्यों? ओवर यूज ऑफ केमिकल्स। तो आपके फर्टिलाइजर्स में क्या है, केमिकल्स ही तो हैं, पेस्टिसाइड्स में केमिकल्स हैं। ड्राइंग एक्यूफायर्स, भाई आप प्रोडक्शन के लिए HYV सीड यूज़ कर रहे हैं, तो जो एक्यूफायर्स मतलब जो वाटर रिसोर्स, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स वो खत्म होते जा रहे हैं भाई, ज़्यादा पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, अब जब कोई चीज़ नेचुरल चीज़ों को आप ख़त्म करते जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती जाएगी, सीधी सी बात है ना। इसीलिए इसको हम लोग जीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड हो गया। जेनेटिक में ही आपका देखते हैं कि जीन्स के ऊपर रिसर्च करके, है ना, जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च करके जीन्स के ऊपर प्रोडक्शन को बढ़ाने के, उसके लिए वो केमिकल्स को बढ़ा देते हैं, पेस्टिसाइड्स को बढ़ा देते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए इस पर कई सारे आरोप भी लगते रहे। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच मोर वोक टुडे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो उल्टा आप देखेंगे आजकल जो है वो केमिकल फार्मिंग बहुत ज़्यादा वो मतलब प्रचलन में आ गई है, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्ट्री मेड केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ नहीं होते हैं। हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरनमेंट इन ए नेगेटिव मैनर। इसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने देखा होगा, आजकल ऑर्गेनिक फ्रूट्स हो गए, ऑर्गेनिक पल्सेस हो गई, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हो गए, जिसको ऑर्गेनिक तरीके से मतलब वही पुराने तरीके से उगाया जाता है, जिसमें कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता। इसको और ज़्यादा प्रचलन में आ गया है ना। फिर क्या कह रहा है कि अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक्स दैट द इंडियन फार्मर्स हैव
bleak future if they continue growing food grains on the holding that grow smaller and smaller as the population rises. तो क्या कह रहा है कि कई इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि भारतीय किसानों की जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो और ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा, बेकार होता जाएगा अगर वो फूड ग्रेन्स को, मतलब फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कम होता जाएगा उनकी ज़मीनों पे। भाई अगर आप नेचुरल तरीके से फार्मिंग करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, पहले भी पड़ा था, है ना। प्रिमिटिव से हम लोग मॉडर्न फार्मिंग में आए इसीलिए थे क्योंकि हमको प्रोडक्शन का ग्रोथ बढ़ाना था। तो वही वो कह रहा है कि अगर हम लोग ऐसे ही चलता रहेगा तो स्मॉलर प्रोडक्शन होता रहेगा जो हमारी पॉपुलेशन साइज़ को या पॉपुलेशन साइज़ की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएगा। तो इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 मिलियन, 2011 का फिगर है, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो 853 मिलियन जो है हमारे यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है और उनके पास टोटल लैंड कितना है, लगभग 250 मिलियन अप्रॉक्सीमेट हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, एंड एवरेज ऑफ लेस देन हाफ ऑफ द हेक्टेयर पर पर्सन। तो एक आदमी के पास आधा हेक्टेयर भी नहीं आ रही थी। कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत कम है। 833 मिलियन रूरल पॉपुलेशन के पास लगभग 250 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन हेक्टेयर जो है वो एग्रीकल्चर ज़मीन है। तो हर एक फार्मर के पास लगभग लेस देन हाफ आ रही है। तो ऐसे अगर फार्मर जो है उस पर भी एग्रीकल्चर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो सीधी सी बात है हम लोग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। तो भारतीय किसान को क्या करना पड़ेगा, अपने पहली बात तो क्रॉपिंग पैटर्न को और ज़्यादा डाइवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो आपने देखा होगा क्रॉपिंग पैटर्न में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, मल्टीपल क्रॉपिंग या किसी भी तरीके से एक ही लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। फ्रॉम द सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, तो सीरियल्स भी उगाए, है ना, और उसके साथ हाई वैल्यू क्रॉप्स मतलब ऐसी फसलें जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो, जिससे उनको मुनाफा हो। दिस विल इंक्रीज इनकम, इससे उनका मुनाफा होगा, इनकम बढ़ेगी, एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप क्रॉपिंग पैटर्न को या क्रॉप रोटेशन को या मल्टी क्रॉपिंग को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो सॉइल को फर्टाइल होने का भी मौका मिल जाता है नेचुरल तरीके से, और आपका लैंड भी यूज़ हो जाता है ना। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है मल्टीपल क्रॉपिंग में और क्रॉप रोटेशन में क्या अंतर होता है ना। तो बिकॉज फ्रूट्स, मेडिकल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जैट्रोफिया एंड जजोबा नीड्स मच लेस इरिगेशन देन राइस और शुगर केन। तो ये ऊपर जितनी क्रॉप्स हैं इनका फ़ायदा भी है, बिकती भी हैं, और साथ ही साथ इसके लिए उतना इरिगेशन भी नहीं चाहिए जितना राइस और शुगर केन के लिए चाहिए, है ना। तो इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंजिंग ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप। तो कहने का मतलब कि अगर किसान थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई करे क्रॉपिंग पैटर्न में और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए वही सिमिलर क्रॉप्स को उगाता रहे जिसके लिए बहुत ज़्यादा हमको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स की और वाटर की, तो इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड करता जाएगा, बायोडाइवर्सिटी जो है वो घटती जाएगी। अगर किसान एग्रीकल्चर के साथ कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाए जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हो गई, जिसमें वो बता रहा है फ्रूट्स हैं, मेडिकल हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बायोडीजल क्रॉप्स हैं, है ना, जैट्रोफिया और जजोबा। तो अगर ऐसी क्रॉप्स को उगाए उससे उसको मुनाफा भी होगा और साथ ही साथ उसके रिसोर्सेज भी बचेंगे और पैसा भी उसको मिलेगा, अगर वो राइस और शुगर केन के बदले इन सबको उगाए। और इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है वो इनके बीच में एज अ हार्नेस भी बनेगा। हार्नेस मतलब उनके बीच में उनको जोड़ने वाला, है ना। हार्नेस का मतलब कि जो एक से दूसरे को जोड़ता है। तो सीधी सी बात है कि इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंजिंग हाई वैल्यू क्रॉप। तो हर टाइम टू टाइम जैसे जैसे क्लाइमेट बदलता जाता है वो अपनी हाई वैल्यू क्रॉप्स को बदल सकते हैं, है ना। ऐसे कई सारी क्रॉप्स हैं जिसके अलग अलग क्लाइमेट में उसको उगाया जा सकता है। तो इस तरीके से किसान जो है वो उसका कंडीशन को सुधारा भी जा सकता है, रिसोर्सेज भी पैदा किए जा सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व किया जा सकता है, बजाय हम सिमिलर क्रॉप्स को, सेम क्रॉप्स को बार बार उगाएं और अपने सॉइल की फर्टिलिटी को, अंडरग्राउंड एक्विफायर्स को, वाटर एक्विफायर्स को ख़त्म करते जाएं और उसमें और ज़्यादा केमिकल्स मिलाते जाएं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है। फार्मर्स बहुत ज़्यादा बर्डन में है ना, उसकी वजह से हम लोग प्रिमिटिव से कमर्शियल फार्मिंग में आ गए। हम लोग compete नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर नहीं प्रोड्यूस होता है।
साथ ही साथ हम लोग फिर बाहर के रिसोर्सेज पे डिपेंड करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पे। हमारे यहाँ पे फार्मर्स की कंडीशन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे सुधारा जा सकता है वो यहाँ पे हम क्वेश्चंस की एक लिस्ट डाल देंगे, जिसमें आपको इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कर लेंगे इसके अंदर से। तो कार फार्मर्स की कंडीशन को कैसे सुधारा जा सकता है वो यहाँ पे बता दिया है। प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, फार्मर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, उतनी ज़मीन ही नहीं है हमारे पास, एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है। तो अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है और हमको फार्मर्स की कंडीशन को भी सुधारना है, तो ये लास्ट के पैराग्राफ में कुछ तरीके दिए हैं जिससे हम लोग फार्मर्स की कंडीशन को सुधार सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू क्लास फॉर दिस लेक्चर। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे। मेजर क्रॉप्स को 3 सेक्शन में बांटा हुआ है उन्होंने। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स को छोड़ के जो फूड क्रॉप्स बचती है, और नॉन फूड क्रॉप्स। उसमें सारी क्रॉप्स की एक लिस्ट बताएंगे, एक टेबल का स्ट्रक्चर मैं दे दूंगा, उसी टेबल के अंदर सारी क्रॉप्स से डाटा निकाल के भर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।